को सोशल मीडिया के जरिए साझा भी किया। अजीत जतिन प्रसाद कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश में, वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। यतिन बता रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल में रणनीति का इस्तेमाल किया गया था, हालांकि मन मुताबिक जीत नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी आप सोचिए 3 सीटों से कितने आगे बढ़े। क्या उसी रणनीति को उत्तर प्रदेश में भी दोहराने की कोशिश होगी? देखिए, बिल्कुल गायत्री, जतिन प्रसाद का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण चेहरे के तौर पर करने वाली है, लेकिन क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद पूर्वांचल में भी उन्हें प्रोजेक्ट किया जाएगा? क्योंकि आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में सीए और एनआरसी के प्रदर्शन हो रहे थे तो प्रियंका गांधी के साथ जतिन प्रसाद लगातार सड़कों पर थे। वो चाहे पुलिस के घेराव का मामला हो, प्रदर्शन का मामला हो, एसआर दारापुरी आईपीएस के घर जाने का मामला हो, 8 किलोमीटर पैदल का मामला हो, सब जगह जतिन प्रसाद थे। तो दो बातें बिल्कुल साफ हैं कि उत्तर प्रदेश में जतिन प्रसाद को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा, लेकिन जो हमारे यतिन बता रहे थे कि पूर्वांचल में कितना बड़ा चेहरा हो सकते हैं जतिन प्रसाद, इस पर अभी मंथन होगा, क्योंकि बीजेपी लगातार अपने जो पार्टी है उसकी लोगों को संख्या बढ़ाने में जुटी है। और दूसरी बात आपको बता दें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावण, क्योंकि मायावती एक धुरी है, दूसरी चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी के, तो बीजेपी चंद्रशेखर रावण की भी बात कर रही है। इसके अलावा जो बताया अजीत चौधरी के बाद जयंत चौधरी जो कमान संभाली आरएलडी की, वो यानी उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी इलाका है जाट और जाटो, एक ऐसा समीकरण है जो बड़ी चुनौती देता है किसी भी दल को, तो बीजेपी उस पर भी बात करेगी। और योगी आदित्यनाथ के अनौपचारिक एक बार उन्होंने बताया था इस बात को कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, तो इन सब मुद्दों पर बात होगी। प्रवीण निषाद जो निषाद पार्टी के हैं उनसे बात होगी, अनुप्रिया पटेल हैं जो, उनके मुद्दे पर बात होगी, क्योंकि अनुप्रिया पटेल भी कुर्मी बिरादरी का एक बड़ा चेहरा है। प्रवीण निषाद पार्टी के हैं, और जतिन प्रसाद को अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराया गया तो उनका भी इस्तेमाल बीजेपी करेगी, क्योंकि बीजेपी जानती है कि हमको किस चेहरे का कब इस्तेमाल करना है। तो इन सब को लेकर, इन सब मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ आज प्रधानमंत्री से चर्चा करने वाले हैं। यानी चुनावी तैयारी में बीजेपी अभी से जुट गई है। यतिन, जरा बताइए, क्योंकि लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीर भी दिखा रहे थे, जब कल अमित शाह से मुलाकात की, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात जेपी नड्डा, लेकिन उससे पहले गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात, उस मुलाकात को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या बातचीत हुई? देखिए, बातचीत जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए आगे आने वाले रोड मैप को लेकर बातचीत हुई। 1.25 से 1.5 घंटे तक ये बातचीत हुई। हालांकि आमतौर पर जब मुख्यमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं से मिलते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी ज़्यादा समय नहीं रह गया चुनाव को लेकर, तो ऐसे में ये मीटिंग काफ़ी मायने रखती है। और खासकर उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक स्थिति है, कोरोना, हालांकि पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोरोना ने कहर मचाया, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जब इस तरह की महामारी आई तो लोग काफ़ी नाराज हुए, क्योंकि जो सरकार के जो प्रशासन के कदम थे वो उस समय नाकाफी थे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी लगातार दौरा कर रहे थे, वो खुद कोविड पॉजिटिव हुए और कोविड पॉजिटिव होने के बाद बिना विश्राम किए, बिना आराम किए वो तुरंत दौरों पर निकल पड़े। उन्होंने शायद ही उत्तर प्रदेश का कोई जिला छोड़ा होगा जहां पर उन्होंने दौरा ना किया, और शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में जितनी तेजी से स्थिति बिगड़ी, उतनी ही तेजी से जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में आई, और उसका पूरा श्रेय योगी को जाता है। क्योंकि जो भी अगर बात करें सरकार के लोगों से या प्रशासन के लोगों से, तो उन्होंने योगी की चुस्ती को इसका कारण बताया, लेकिन जो नाराजगी थी वो काफी नीचे लेवल तक जा चुकी थी। वो रिपोर्ट जो आई, जो कल की बैठक से जो सूत्र बता रहे हैं, तो उस नाराजगी को खासकर जो कैडर, जो बीजेपी का बेस माना जाता है, वो भी काफी हद तक नाराज था। तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर रणनीति बनी। बीजेपी ने पहले ही निर्देश दिए हैं कि जो चाहे मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष या दूसरे बड़े पदाधिकारी ऐसे कार्यकर्ताओं के घर जाएं, उनकी जो भी संभव सहायता हो सकती है वो करें। इसके साथ साथ अमित शाह और योगी की मीटिंग में एक बड़ा मुद्दा जो मैंने पहले भी बताया, पश्चिम बंगाल को लेकर हुआ कि पश्चिम बंगाल में जो सियासी तौर पर जो चूकें हुई, जो गलतियां हुई, वो उत्तर प्रदेश में ना दोहराई जाएं। उनको लेकर बात हुई कि किस तरह से अपोजिशन पर्दे के पीछे एकजुट हुआ, किस तरह से कमजोर कैंडिडेट्स उतारे गए ममता बनर्जी के कैंडिडेट्स को जिताने के लिए। तो वो रणनीति विपक्ष उत्तर प्रदेश में भी अपना सकता है। तो ऐसे में उस रणनीति के जवाब में बीजेपी किस तरह से काम करेगी, क्या हो, इसको लेकर बातचीत अमित शाह से भी, आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी, जेपी नड्डा से भी मुलाकात होगी। आप दोनों से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और इस बीच बिहार के बांका से एक बड़ी खबर मिल रही है। बिहार के बांका के मदरसे में हुए धमाके की जांच कर रही जिला प्रशासन की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और यह कहा गया कि जांच में यह पता चला है कि देसी बम फटने से मदरसे में ब्लास्ट हुआ और मौलाना की मौत ब्लास्ट के बाद फैले धुएं से, दम घुटने की वजह से और मकान के नीचे दबने से हुई।
बांका के एसपी अरविंद गुप्ता ने दावा किया कि अब तक बम ब्लास्ट का कोई आतंकी कनेक्शन सामने नहीं आया है। इसके अलावा एटीएस की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर दूसरे दिन भी साक्ष्य जुटाए। एटीएस हर पहलू की जांच कर रही है। 3 दिन पहले यहां मदरसे में एक जोरदार धमाका हुआ था, जिसमें मदरसे के मौलाना की मौत हो गई। बड़ी साजिश की आशंका को देखते हुए एनआईए को जांच सौंपने की तैयारी की जा रही है। बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन का हाथ था, तो ऐसे कुछ लिंक आप लोग को नहीं। इस ब्लास्ट का जो प्रकृति है इसकी वो उससे मिलती जुलती? नहीं, ये तो हम तो बता रहे हैं कि हमारे उसी गांव में जो ब्लास्ट हुआ था उससे भी प्रकृति इसकी मिलती जुलती है। जैसे जला हुआ सुतली, कंटेनर का पार्ट, कील, ऐसी कुछ चीज़ें हम लोगों को वहाँ से मिली हैं, जिससे इसकी पुष्टि होती है। कई तरह की बातें हम लोग देख रहे हैं कि चल रहा है कि आईईडी हो सकता है या है। अभी तक इस तरह का कोई भी साक्ष्य हमारे पास नहीं है उस घटनास्थल पर जिसको हम आईईडी कहें, क्योंकि आईईडी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप लोग बहुत विस्तार से कई लोग लिख रहे हैं, चल रहा है। आईईडी में पूरा उसका सर्किट होता है, उसका रिमोट होता है, उसकी बैटरी होती है, उसका तार होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कहीं से इन सब चीज़ों को हम लोग कहीं से कुछ नहीं मिला। इसलिए हम लोग बिल्कुल अभी इसको रूल आउट कर रहे हैं कि इस तरह का कोई आईईडी का एविडेंस हमारे पास नहीं है जिससे कि हम लोग कहें कि कोई ऐसी घटना है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्रमोहन लाइव जुड़ गए हैं। उनके साथ बीजेपी के नेता हरिभूषण ठाकुर, जिनकी तरफ से बयान दिया गया था और उसके बाद घमासान छिड़ा। चंद्रमोहन, जरा बात कीजिए, अपने बयान पर क्या कह रहे हैं हरिभूषण? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ बीजेपी के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा था मदरसा ब्लास्ट के बाद कि जो मदरसा है उसमें धार्मिक और आतंक की पढ़ाई होती है। हमारे साथ मौजूद हैं। जब आपका ये बयान आया, इसको लेकर जीतन राम मांझी की जो पार्टी है, जीतन राम मांझी ने भी ट्वीट करके कहा था कि जब कोई गरीब अगर स्कूल जाता है तो उसको नक्सली घोषित कर दिया जाता है, कोई अल्पसंख्यक गरीब अगर अस्पताल मदरसा में पहुंचता है तो उसको आतंकी घोषित कर दिया जाता है। इस पर आपको माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि रिपोर्ट आ चुकी है। माफ़ी क्या मांगनी चाहिए? माननीय मांझी जी हम लोग के गार्जियन हैं। अब वोट की लालच में पूर्णिया में दलित बंधु पर अत्याचार हुआ मांझी जी को नहीं दिखता है, और वोट की लालच में हमको तो माफ़ी मांगने के लिए ही कह रहे हैं। आने वाली संतति गाली देगी लोगों को कि समय रहते नहीं चेते। फ्रांस हमसे विकसित देश है कि नहीं, वो लगा दिया है कि नहीं मदरसा पर बैन। असम लगाया है कि नहीं मदरसा पर बैन। आप मदरसा में हमको कहते हैं माफ़ी की माफ़ी वो लोग मांगे। ईंट का टुकड़ा टुकड़ा हो गया है वहाँ। अगर वह किसी शरीर पर गिरता, हार मांस के शरीर पर, तो परकच्चे उड़ जाते लोगों की। देखिए, वोट की लालच में वोट का पॉलिटिक्स हो रहा है, और इस गठबंधन के लोग क्यों बोलते हैं ये वो वोट भी नहीं दिया गया, एक भी वोट नहीं दिया। इतना काम करने के बाद माननीय नीतीश जी, इतना करने के बाद अल्पसंख्यक बंधुओं को क्यों? कट्टरपंथ नहीं है, ये भी एक आतंकवाद है कि काम करने वाले को वोट नहीं देना, धर्म के नाम पर बिना काम करने वाले को वोट देना। क्या ये आतंकवाद से कम है? तो मैं क्यों माफी मांगू? मुझे गर्व है अपने स्टेटमेंट पर। चंद्रमोहन, इनसे पूछिए कि ये तो कह रहे थे कि कर रहे हैं, आतंकी शिक्षा दी जाती है मदरसे में, वो तो ये कह रहे थे। अब क्या पलट रहे हैं अपने बयान से? छद्म धर्मनिरपेक्ष ताकतें जो हैं उनको बिहार की संतति और देश की संतति गाली देगा। तो क्या अभी भी आप अपने बयान पर कायम हैं? बिल्कुल बयान पर कायम हैं। सारे मदरसों की जांच होनी चाहिए, उसके पाठ्यक्रम की जांच होनी चाहिए, उसमें क्या शिक्षा दी जाती है वह विद्यालय है, उसमें विद्या की शिक्षा दी जाती है कि धर्म विरोधी शिक्षा दी जाती है, इसकी जांच होनी चाहिए। और आप भी सरकार में हैं, आपकी सरकार है, तो क्या सरकार से यह मांग करेंगे कि पूरी जांच कराई जाए, दूध का दूध और पानी का पानी साफ होना चाहिए? एकदम सरकार से मांग करेंगे, और शायद हमारे मांग पर सरकार विचार भी की है। एनआईए जांच भी हो रही है, एनआईए जांच हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। तो एनआईए के जांच पर पूरा भरोसा है कि सब कुछ साफ होगा कि ब्लास्ट के पीछे की वजह क्या है? निश्चित, भारत का तो सबसे बड़ा संस्था है वो जांच का। तो देखिए, जाहिर सी बात है, ठीक है, बीजेपी के विधायक हैं, इनका साफ तौर पर यह मानना है कि जब एनआईए जांच करेगी तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अपना जो इन्होंने बयान दिया था
उस पर अभी भी कायम चंद्रमोहन है। लौट रहे हैं आपके पास। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर के इस बयान पर एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी ने आपत्ति जताई। उन्होंने एक ट्वीट भी किया और ट्वीट कर इस तरह के बयान को देश की एकता के लिए खतरा बताया। जीतन राम मांझी ने लिखा, गरीब दलित जब आगे बढ़े तो नक्सली, गरीब मुसलमान जब मदरसे में पढ़े तो आतंकी। भाई साहब, ऐसी मानसिकता से बाहर निकलिए। ये राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए ठीक नहीं है। हम बांका बम विस्फोट की घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। जीतन राम मांझी के ट्वीट के बाद पार्टी की तरफ से भी इस मुद्दे पर बयान दिया गया। मदरसे का कोई आतंकी कनेक्शन नहीं था। मैं वैसे लोगों से अनुरोध करूंगा जो लोग मदरसों को सियासी एंगल से देख रहे थे, वो बिहार और देश की जनता से माफी मांगे, नहीं तो जनता आपको अगले चुनाव में सबक सिखाएगी। और इस वक्त हमारे साथ दानिश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जो बयान हरिभूषण ठाकुर की तरफ से दिया गया है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या होगी आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, कल तक जो लोग मरकज के ऊपर में सवालिया निशान खड़ा कर रहे थे, अब कोर्ट का फलाफल आ गया है, साफ हो गया कि मरकज ने कोई कोरोना नहीं फैलाया था। वही लोग मदरसे पर उंगली उठा रहे थे। और देखिए, जब जांच रिपोर्ट सामने आई तो पता लगा कि देसी सुतली बम था और उससे एक जगह बहुत सारे पटाखे रखे हुए थे जिससे विस्फोट हुआ और छज्जा गिर गया। इस तरीके से हर चीज को सियासी एंगल देना और एक खास टारगेट कर करके बोलना, ये कहीं से ठीक नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। लेकिन कुछ छुरभैया नेता मोदी जी के जो बातें हैं उस पर भी सवाल निशान खड़ा कर देते हैं। अगर मदरसे में इक्का दुक्का बच्चा किसी ने कुछ गलती कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा मदरसा बंद कर देना चाहिए। अगर मंदिर में बलात्कार की घटना घट गई तो पूरे देश के मंदिर को बंद कर दीजिए। किसी काजी ने अगर किसी बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर दी तो पूरे काजियों को जेल भेज दीजिए। ऐसी नीति नहीं होनी चाहिए और हम इसका विरोध करते हैं। हमने स्पष्ट तरीके से कहा है कि अगर कोई गरीब का, दलित का बच्चा आगे बढ़ना चाहता है तो उसको नक्सली करार दे दिया जाता है। कोई मुसलमान का बच्चा, गरीब बच्चा मदरसे में तालीम इकट्ठा करना चाहते हैं तो उसको आतंकवादी बना दिया जाता है। शुक्रिया दानिश रिजवान, हमारे साथ हम के नेता जुड़े। चंद्रमोहन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर के साथ। चंद्रमोहन, जरा पूछिए, जो साथी दल है वो तो इसका विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ खुद विधायक जी मौजूद हैं। ये बताइए कि जो आपने बयान दिया है इसका आप ही के सहयोगी पार्टी विरोध कर रहे हैं, इसको किस तरह से आप देखते हैं? हमारे सहयोगी हैं ना, दो भाई होता है, विचार अलग अलग होता है। उनका अपना वोट पॉकेट है, हमारा वोट पॉकेट है, लेकिन सत्य मैं कहा हूँ, मैं सही बोला हूँ। विरोधी हमारे सहयोगी पार्टी को भी लगेगा। अभी इस देश में और खास करके जो राजनीतिक लोग हैं, हम लोग, चलिए